जब रॉकेट प्रोपल्जन होता है तो उसमें से गैसेस इमिट होती है, जिसकी वजह से जो रॉकेट होता है अब उसकी अपवर्ड मोशन होती है। जैसे जैसे जितनी ज्यादा हमारे पास गैसेस इमिट होंगी, जितना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, उतनी ज्यादा उसकी ऑपोजिट टुवर्ड दी स्पेस उसकी मूवमेंट होगी और अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी। उसके बाद फ्यूल कौन सा यूज होता है हमारे पास उसके अंदर, रॉकेट के अंदर? वो होता है लिक्विड भी हो सकता है और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और मिस ऑक्सीजन। मिस जी। ये जो रॉकेट ऊपर जाता है, ये अभी तक गया भी है या वापस ही आ जाता है? मैंने काफी में देखा है ना, अभी ये टॉपिक आ रहा था तो इसलिए मैंने देखा था, तो वो वापस ही आ रहे थे रॉकेट। कहाँ पे वापस आ रहे थे? मतलब हमने मार्च पे भेजा है, तो वो रास्ते से ही अच्छा, वापस आ पाकिस्तान का? रहे थे। जी। पाकिस्तान की बात कर रही हो? नहीं, पाकिस्तान का नहीं, वैसे भी बाहर बाहर से भी, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, बाहर से बहुत सारे जाते हैं, आप लोगों ने मूवीज में नहीं देखा? और वैसे भी मून भी अमेरिका, चाइना, इन सब के तो पहुंच चुके हैं मून पर। मून या पे भी मार्स होकर पे आए भी हैं। भेजा है। अच्छा चले, फ्यूल कौन सा यूज होता है? फ्यूल हमारे पास इसमें लिक्विड और सॉलिड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होता है। लिक्विड और सॉलिड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होता है। फिर 80% ऑफ द लॉन्च मास ऑफ द कंसिस्ट ऑफ फ्यूल। अच्छा, हमारे पास जब रॉकेट होता है वो सिर्फ 80% उसका पार्ट सिर्फ फ्यूल पे कंसिस्ट करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है हमारे पास अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए। तो 80% ऑफ द मास जो होता है वो रॉकेट का, वो सिर्फ फ्यूल पर कंसिस्ट करते हैं। 80% इज ओनली फ्यूल। आप लोगों ने शायद मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसका मास, हमें हमें कम मास ऊपर ज्यादा इजीली जा सकता है, और जो अगर ज्यादा मास होगा वो ज्यादा मुश्किल से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो रॉकेट होता है, आप देख रहे होंगे कि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स उसके किए होते हैं रॉकेट के। कि फर्स्ट पार्ट जब इस लिमिट तक हाइट गई तो इतना रॉकेट का फ्यूल बर्न हो गया और वो नीचे गिर गया। फिर उसके बाद अगला पार्ट शुरू हो गया, फ्यूल बर्न होने लग गया, वो पार्ट गिर गया। फिर थर्ड पार्ट गिर गया। फिर बहुत कम मास रह जाता है जब वो अपनी स्पेस में जब तक पहुंचता है। अच्छा, और जब रॉकेट होता है 4000 मीटर पर सेकंड फ्यूल बर्न कर रहा होता है। मिस नजर नहीं आ रहा, थोड़ी सी शीट आप घुमाएं अपनी। अब आ रहा है? अब आ रहा है? ये सब ज्यादा ऊपर चली गई, इसको नीचे करें, थोड़ी सी शीट को थोड़ी सी नीचे करें। जी जी जी, बस ठीक है। यस मिस। और जो ऊपर अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से जो रॉकेट होता है 10,000 एक्सक्यूज मी टीचर, किलोग्राम पर सेकंड। जी। एक्सक्यूज मी टीचर, आप क्या पढ़ा रही हैं? रॉकेट प्रोपल्जन पढ़ा रही हूँ मैं। ओके, रॉकेट। रॉकेट जो होता है 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, मतलब 1 किलोग्राम 10,000 किलोग्राम 1 सेकंड में फ्यूल जो होता है वो बर्न कर रहा होता है। इतना ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है रॉकेट को अपवर्ड मोशन के लिए, ग्रेविटी में से निकलने के लिए। आगे एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट।
mass of the rocket, m dash, velocity of rocket, v, initial momentum. अब इनिशियली तो वो स्टॉप था ना, तो इसकी वजह से कोई मोमेंटम नहीं था उसके अंदर, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, 0, टर्म 0, और फाइनल मोमेंटम m डैश v, p इज इक्वल टू एम वी होता है ना, और m हमारे पास क्या है, m डैश, और v हमारे पास v, तो m डैश v। और चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए मिस ये शीट के ऊपर थोड़ा सा इस तरफ घुमाना है, शीट को इसी नजर नहीं आ रहा, मैं नोट कर रही थी साथ साथ। अब आ रहे हैं? नो मिस, थोड़ा सा हमारी तरफ को। थोड़ा सा ऊपर। मैम आप अभी लेक्चर दे दें, बाद में इसकी पिक्चर ग्रुप में सेंड करना, हम वहां से नोट कर लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारे पास क्या है, m डैश v, माइनस इनिशियल हमारे पास क्या थी, 0, तो रह गई हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इज m डैश v। और हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था according to second law of motion, ਕੋਡਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ। according to second law of motion, F is equal to ma। एक्सक्यूज मी टीचर, जी म्यूट कर। आपने बाकी टॉपिक पढ़ा लिए हैं? इसके पीछे वाले जी जी पढ़ा दिए थे कल, सारे। जी सारे ही पढ़ा दिए। हाँ। आपने क्लास नहीं ली? मिस ली थी। फिर अच्छा क्या है यहाँ पे मार्क्स हमारी के जो हमारी जो पहले क्लास में टीचर लेती थी ना, तो वो कुछ टॉपिक बीच बीच में पढ़ा रही थी, कुछ छुड़वा भी रही थी हाँ जी, मैंने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए हैं सारे पिछले वाले। अच्छा आपको मार्क करवाया हुआ सिलेबस? मैं आपको सिलेबस भेज दूंगी ग्रुप के अंदर। यस मिस, अच्छा यहाँ क्लास में भी टीचर कुछ पढ़ाए थे। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो मास है m डैश है, और a हमारे पास क्या होता है, v बाय टी। m डैश बाय टी और v। अच्छा ये जो मास है वो हम इसको इक्वल लिख लेंगे m के, क्यों, m हमारे पास क्या है, m इज दी मास चेंजिंग विद टाइम। यहाँ पे हम m पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू एम वी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं फोर्स की, एक हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए, दूसरी है हमारे पास F इज इक्वल टू एम वी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे।
कौन कौन सी क्वेश्चन है? एक हमारे पास है F इक्वल टू एम ए, दूसरी हमारे पास है F इक्वल टू एम वी। एम ए इज इक्वल टू एम वी, इसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू साइड पर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय एम। अच्छा, इसमें जो हमारे पास स्मॉल एम है, इसमें जो स्मॉल एम है ये मास ऑफ गैसेस है जो इजेक्ट हो रही हैं। ये जो कैपिटल एम है वो हमारे पास मास ऑफ रॉकेट है, और वी हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? तो आगे चल रहे हैं अगले टॉपिक पर। वेलोसिटी यस मैम। किसकी है? वेलोसिटी मिस, वेलोसिटी किसकी है? कैपिटल एम और स्मॉल एम है वेलोसिटी जिस रॉकेट तरह, की है, गैसेस की। रॉकेट की। अच्छा ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। मिस ये तो प्रोजेक्टाइल इतना मोशन, बड़ा है। हाँ जी, मिस ये तो बहुत बड़ा है। सारा नहीं पढ़ेंगे चले आज। जी। प्रोजेक्टाइल हमारे मोशन हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर दी, इसकी डेफिनेशन है 2 डायमेंशनल 2D मोशन अंडर, मैम ये इसका मतलब क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी? देखिए जब हम कोई भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉल है, हम उसको थ्रो करते हैं, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है ना, और इनर्शिया वो जी होती है जो हम अगर हम किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं तो उसका इनर्शिया पैदा हो जाता है। इनर्शिया क्या होता है? जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, वो इनर्शिया होता है। और ग्रेविटी भी होती है, ग्रेविटी तो आप लोगों को पता है हर ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है। ठीक है, जी। तो उस मोशन को जो कहते उस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं तो यूजुअली वो एक कर्वी लीनियर पाथ में मूव कर रही है। कर्वी लीनियर मतलब एक कर्व हमारे पास दे रही होती है। हम किसी की तरफ बॉल थ्रो करेंगे तो हमारे पास एक कर्व आ रहा होता है, ऐसे करके ना एक कर्व आ रहा होता है। आपने यहाँ से बॉल थ्रो की और यहाँ तक वो फाइनल तक पहुंची तो एक कर्व आ रहा होता है। ये जो मोशन होती है 2D मोशन होती है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D मोशन अंडर कांस्टेंट ग्रेविटी एंड inertia is called projectile motion। इसकी एग्जांपल्स आ जाती है। मिस, इनर्शिया की एग्जांपल देना एक दफा दोबारा। इनर्शिया बेटा वो होती है जिसकी वजह से बॉल आगे मूव कर रही होती है। जैसे हमने बॉल को थ्रो किया है, उसके बाद 2 किस्म की लग रही होती है चीजें। एक तो हमारे पास ग्रेविटी हो गई, दूसरी हमारे पास होती है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से बॉल आगे की तरफ मूव कर रही होती है, और ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ के ऊपर रहती है। ठीक है, तो ग्रेविटी उसे आगे किस तरह करना देती, वो पीछे नहीं उसको खींच लेती? क्या पीछे खींच लेती? ग्रेविटी तो टुवर्ड्स दी अर्थ होती है ना, और जो इस हाँ तरफ आगे भी होगी, कौन सा है? हाँ ये स्पेस में थोड़ी जा रही है, अगर हम ऊपर फेंके तो। ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की तरफ नहीं आती। नीचे की तरफ इसलिए आती क्योंकि ग्रेविटी पुल हाँ तो कर वो रही होती है। ग्रेविटी, हाँ जी ठीक है। लेकिन हम आगे की तरफ अगर फेंक रहे हैं, अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई बॉल फेंकी है, तो जो आगे की तरफ जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है या फिर एक क्वांटिटी लग रही होती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। और जो उसको अर्थ के ऊपर रखती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं।
bullet fired from a gun. सेकेंडली हमारे पास आ जाती है बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर. ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं एक बॉडी जो है उसको हम एक स्पेसिफिक एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है. मैम आपने कहा ना कि जो चीज कर्व में जाती है और वापस आती है उसे हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल. जी तो जब हम स्विंग में होते हैं तो वो भी तो आगे जाके वापस आता है ना कर्व शेप में. वो भी किसमें? इसकी एग्जांपल हो सकती. स्विंग में अगर जो स्विंग होता है उस पर अगर आप बैठे हैं तो वो आगे जाके भी तो वापस आएगा ना, तो वो भी इसमें आएगा. नहीं, वो नहीं आएगा. देखिए बेटा, आप जैसे कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं या फिर कोई बुलेट फायर कर रहे हैं, कोई बॉल आपके साथ हिट हो रही है, बैट के साथ हिट होके आगे को जा रही है. आप ये ऐसे तो नहीं हो रहा कि आप अगर स्विंग के ऊपर बैठे हैं तो स्विंग सिर्फ आगे को जा रही है, वो पीछे को तो नहीं पीछे को भी आ रही होती है स्विंग. तो अब हम जी एक सिर्फ वन साइडेड जो मोशन होती है उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक. अच्छा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले ले हैं. कोई भी हमने बॉल थ्रो की है, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, किसी ना किसी एंगल के ऊपर हम उसको थ्रो कर रहे हैं. ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो g होगी. वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास होती है ना ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ी ना होती है ग्रेविटी. तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी g होगी. और इस ग्रेविटी के साथ वो आगे की तरफ, और इसमें कोई ना कोई इनर्शिया होगा. इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही होगी. इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. अच्छा, ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन इसी चैप्टर में पढ़ी हुई है. S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर. ठीक है एक्सक्यूज मी मिस. जी. मिस मिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एयर फ्रिक्शन की वजह से नहीं होगा, क्या? जैसे कि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से उसकी एक्सीलरेशन जो है में चेंज आया ना, जी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन की वजह से चेंज नहीं आएगा. नहीं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ वो इनर्शिया होता है. इनर्शिया की वजह से वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन, उसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही होती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. आप लोगों ने देखा होगा जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वो नीचे की तरफ आती है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी होती है उसके अंदर, ग्रेविटी की उसके पुल कर रही होती है. लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ आगे की तरफ, बॉल है उसको आप रोल कर दें, यहाँ पे इसलिए मैं कोई ये आगे की तरफ रोल करता हुआ जा रहा है, इस वक्त इसके ऊपर कोई ग्रेविटी की वजह से नहीं आगे मूव कर रहा, ये इनर्शिया की वजह से आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है मार्कर. ठीक है, ठीक है. अगर हम कोई मार्कर में ऊपर से नीचे फेंकती हूँ वो नीचे की तरफ इसलिए आता है क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है. अच्छा, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर. अब हम इसको एक्स एक्सिस में भी देख लेते हैं और वाई एक्सिस में भी देख लेते हैं. एक्स एक्सिस के अंदर एस की बजाय हमारे पास एक्स आ जाएगा, वी आई एक्स टी प्लस 1/2 AX टी स्क्वेयर.
y एक्सिस के अंदर यहाँ पे y आ जाएगा, VIYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। अब हमने ये वाली बात अभी अभी पढ़ी है एज AX इज इक्वल टू 0, VIX इज इक्वल टू VX and AY इज इक्वल टू -G क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जब मूव कर रही होती है कोई भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही होती है, इसकी वजह से -G। एंड VI इज इक्वल टू VIY। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x इज इक्वल टू VIX t स्क्वायर प्लस 1/2 AX t स्क्वायर। VIX हमने क्या क्या है? VX है, और t हमारे पास वैसे ही AX की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो यहाँ पे 0 आ गया। x इज इक्वल टू VX t। सेकेंडली y के लिए y वाली इक्वेशन क्या थी? VIYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। y इज इक्वल टू VIYT। g की वैल्यू हमने g हमारे पास माइनस में है तो -1/2 GT स्क्वायर। अगर हमारे पास एक केस दिया जाता है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, हमारे पास एक सर्टेन हाइट से अगर कोई बॉडी हमारे पास प्रोजेक्ट की जा रही है, जैसे हम सर्टेन हाइट पे खड़े हैं, अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं या फिर किसी भी कोई छत पे खड़े हैं, किसी हाइट पे खड़े हैं और वहां से हमने कोई भी बॉल फेंकी है, तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास VIY इज इक्वल टू 0 होगा। VIY हमारे पास क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑन दी y एक्सिस। y एक्सिस पे जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम किसी हाइट के ऊपर खड़े हैं, इसकी वजह से वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और AY इज इक्वल टू G होगा। AY इज इक्वल टू G होगा। अब ये पॉजिटिव G क्यों आया है? पॉजिटिव G इसलिए आया है क्योंकि हम किसी हाइट पे खड़े हैं और वहां से कोई भी बॉल नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जा रही होती है। इसकी वजह से टुवर्ड्स जी अगर हमारे पास ग्रेविटी हो तो पॉजिटिव जी, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी हो तो नेगेटिव जी। तो हमारे पास बाई फैक्टर रह जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर इन केस ऑफ स्पेसिफिक हाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है? Yes. चलो यहाँ पे टाइमर आया हुआ है 8 मिनट्स का, हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद बाकी हम कल करेंगे। ठीक है? Okay, yes. मैं आपके रोल नंबर्स बोलूंगी, जो प्रेजेंट है वो अपने बता दे। ठीक है मिस जी? वो जो आपने कितना पढ़ाया है, मैं ना कनेक्ट वो हो गया था, नेट चला गया था तो मैं
थी नहीं मैंने ये मीटिंग जो में, इक्वेशन है ना आधी 1/2 GT स्क्वायर वहां तक पढ़ा है। कि कौन सी हॉरिजेंटल? y is equal to 1/2 GT स्क्वायर। जी ठीक है। अच्छा मैं ना अब रोल नंबर्स बोलती हूँ, जिसका रोल नंबर आए वो अपने आप को अनम्यूट करे और ना अपनी अटेंडेंस लगवा ले। रोल नंबर 550, प्रेजेंट। 551, present, 52, present, 53, 54, present, 55, 56, present, 55 प्रेजेंट है, present, 56, जी, 56, 57, 58, 59, 60, present, 61, present, 62, मैम 59 वाली present हूँ मैं। अच्छा ठीक है, 62, 63, 64, present, 65, present, 66, present, 67, present, 68, present, 69, एक्सक्यूज मी टीचर, जी, आप पूरा रोल नंबर एक बार बोलें। 569, 569। जी। मिस मेरा रोल नंबर तो 631 है। तो आपका जब आएगा रोल नंबर आप उस पे बोल लेना प्रेजेंट। फिर मिस ये इस मीटिंग में इसका कोई और होगा, C4 में होगा, इसकी ये क्लास नहीं होगी। नहीं 630 से 648 तक वाले बच्चे भी इसी क्लास में हैं। वो कह रही हैं कि 31। जी 648 तक है इस क्लास में बच्चे। एक्सक्यूज मी मिस मेरी बात सुने, जो हमें टाइम टेबल दिया गया था उसमें 543 से थे बच्चे, तो अब आप तो कह रही हैं 550 से हैं, तो जो बाकी के बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कि हम कहाँ जाएं फिर। आप लोग C1 के अंदर हैं। ओके जी अच्छा 569, 570, 571, present, 572,